हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब चैनल दैट इज़ क्रैकअप। और मेरा नाम है आकाश और यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का आज लेक्चर नंबर 5 है हमारा। आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं और आगे शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। आइए और स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला टॉपिक है आज का वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको समझते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ये होता है कि चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझते हो कि चार्ज, जैसे मान लीजिए एक बॉडी हमारे पास है, वो बॉडी कुछ भी हो सकती है। वो बॉडी हमारी समझ सकते हैं एक बॉक्स है हमारा, ठीक है, एक बॉडी ही आप ले लीजिए, बॉक्स नहीं, एक बॉडी समझिए, और उसमें कई सारे छोटे छोटे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं, ठीक है। यही डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है, इसको क्या कहेंगे आप? डिस्ट्रीब्यूट कहेंगे। अगर किसी क्लोज सरफेस में कुछ चार्ज आपके पास हों और वो चार्ज उस बॉडी में प्लेस्ड हो, तो आप कहेंगे ना कि ये चार्जेस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी बटे हुए हैं इस किसमें, इस सरफेस में, या फिर आप कह सकते हो इस बॉडी में, या फिर आप कह सकते हो क्या कि इस सिस्टम में, इस पूरे सिस्टम में ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हैं। सिर्फ इतना सा ही मतलब होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है? वो किसी स्पेस में हो, किसी भी क्लोज स्पेस में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। और इसको हम पूरे नाम से क्या जानते हैं? इसको हम कहते हैं, इस सिस्टम को कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पूरा नाम है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कितने के तरीके से कर सकते हो? चार्ज आप क्या कर सकते हो? किसी लाइन पे आप चार्ज को रख सकते हो, यानी लाइन मीन्स कि 1D, आप 1D समझिए। इसका मतलब है कि किसी, जैसे मान लेते हैं ये हमारी लाइन सरफेस है, किसी सरफेस के, किसी लाइन के ऊपर आपने छोटे छोटे चार्जेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्या है? एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन है ना। आप किसी एक लाइन पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो? आप किसी सरफेस पे कर सकते हो। सरफेस मीन्स कि हमारा पाम, हमारी हथेली, इसमें क्या होगा? 2D सरफेस जितने भी आते हैं, आप सरफेस जिसमें प्रॉपर एरिया हो, किसी एक एरिया में वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकें, ठीक है। ये चार्जेस क्या हो? किसी पर्टिकुलर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो। वो एक सर्कल हो सकता है, ठीक है, वो एक रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है वो सरफेस, किसी भी तरीके का सरफेस। तो आप किसी सरफेस में भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, किसी लाइन में भी कर सकते हो। और लास्ट में क्या? किसी 3D स्पेस में। 3D स्पेस मतलब क्या? कि किसी वॉल्यूम में, ऑन डिफरेंट वॉल्यूम, आप किसी वॉल्यूम पे भी उस चार्जेस को रख सकते हो। यही 3 तरीका तो आपके पास हो सकता है। उसमें वॉल्यूम मीन्स कि यहाँ पे आप क्यूब ले सकते हो, ठीक है, ये हमारा एक क्यूब हो गया। अब इस क्यूब के अंदर चार्जेस हो सकते हैं, बाहर चार्जेस हो सकते हैं, कहीं भी चार्जेस हो सकते हैं। जब इसके अंदर होंगे तो उसके बाद प्रॉपर लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट होगी, आप जानते हैं। इसलिए इसके अंदर जो चार्जेस हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे वो क्या होंगे? एक डिफिनिट वॉल्यूम में होंगे ना। वॉल्यूम होगा इस चार्ज का डिफिनिट, ठीक है। इन तरीक़ों से आप कर सकते हो। इसके पास क्या होगी? डिफिनिट लेंथ होगी, ठीक है। डिफिनिट लेंथ होगी मतलब कि इस लाइन की डेफिनेट लेंथ हो सकती है। इस सरफेस की क्या हो सकती है? एरिया हो सकती है, पर कुछ भी। और इसकी क्या हो सकती है? 3D में वॉल्यूम हो सकती है। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए आखिर कितने चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट हैं, तो आप कैसे बता पाओगे? आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपको पता करना पड़ेगा। सो इसी चीज़ को पता करने के लिए हमारे पास एक टर्म आया जिसको हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चार्ज डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया ताकि आप ये बता सकिए कि इस पर्टिकुलर लाइन में, या पर्टिकुलर सरफेस, या पर्टिकुलर किसी वॉल्यूम में जो चार्जेस हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन निकल के आती है चार्ज डेंसिटी की। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट आप कह सकते हो एरिया और वॉल्यूम। अब इन्हीं 3 चीज़ पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हमें ये पता चल जाए, इसको आप, इसमें मैंने लिखा है लेकिन आपको समझाओ। यहाँ पे मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब, मान लीजिए हमारी लाइन, इसमें कई सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, छोटे छोटे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। मैं आपसे ये कहूँ कि आप बताइए कितना इसमें चार्ज हो सकता है, तो आप ये बता नहीं सकते। इसलिए आप एक प्रॉपर वे लेंगे ना, कह देंगे चलिए 1 मीटर में इतने चार्ज, यानी 1 मीटर में कितने चार्ज आके टोटल आ रहे हैं। अगर आपको ये एक लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आप 1 मीटर बोलोगे। अगर ये किसी सरफेस में होता, मान लेते हैं किसी रेक्टेंगुलर सरफेस में होता, तो आप कहते हैं कि चलिए 1 मीटर की एरिया में, यानी एरिया 1 मीटर स्क्वायर की पर यूनिट एरिया में जितना मेरे पास क्या होगा?
चार्ज होगा, अगर हमको पता चल जाए तो वो डेंसिटी, उसी को हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं कि चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि जो चार्जेस हमारे पर यूनिट लेंथ या फिर पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उसी को हम कह देते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी 3 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है क्या, एक हो सकती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, आप समझ रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या, जिसमें इसमें क्या होता है, पर यूनिट लेंथ होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ चार्ज। आप ये तो आपको पता है कि चार्ज ही होंगे, इसलिए मैं सिर्फ पर यूनिट लेंथ लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। दूसरा क्या हो सकता है, सरफेस हो सकता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसमें क्या होगा, इसमें चार्ज होंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि ये सरफेस में है। किसी सरफेस पे, किसी रेक्टेंगुलर सरफेस, किसी स्क्वायर, किसी भी सर्कुलर सरफेस पे हो तो उसका एक प्रॉपर एरिया होगा, ठीक है। और एट लास्ट हमारा क्या बचा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर आपके पास वॉल्यूम हो तो क्या, तो आप कह सकते हो कि चार्ज, इसको थोड़ा साफ से आप देख लीजिए, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। किसी एक मीटर क्यूब या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर एक कुछ भी हो सकता है, पर यूनिट होगा, सिर्फ यूनिट में होगा बोले, ठीक है। ऐसे यूनिट में अगर हमें पता चला कितने चार्ज हैं तो उसी फैक्टर को हम कहते हैं कि वो मेरी चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। हमें आगे ये 3 टाइप की डेंसिटी को पढ़ना था, लीनियर चार्ज, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हमें पता है कि किससे डिनोट किया जाता है, इसको मैं डिनोट किया जाता है लैम्डा से, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q/L होगी, जिसमें Q जो आपका क्या होगा, टोटल चार्ज होगा जो सरफेस पे होगा, ठीक है। अपॉन आप कर दोगे पर यूनिट लेंथ, और वो लेंथ क्या होगी, वो होगी मीटर में, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि लीनियर चार्ज है, इसमें लेंथ होती है, और लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर से करते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं, यहाँ से क्लियर हो गई बात है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी हमारा लैम्डा से डिनोट होता है, उसकी वैल्यू होती है Q/L उस पार्टिकुलर। और ये जो हमारा लेंथ होता है, ये पूरी लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है, कितनी लेंथ है। जब आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा चार्ज डेंसिटी, वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी। उसका जो SI यूनिट होगा आपका, वो क्या होगा, SI यूनिट होगा कूलम पर मीटर, क्योंकि कूलम आपकी चार्ज की यूनिट, मीटर आपकी लेंथ की यूनिट। जो आपका निकल के आ जाएगा वो कूलम पर मीटर हो जाएगा, यानी इतना चार्ज आपका पर यूनिट लेंथ में है। सेम इसका उल्टा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी में आते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। इसकी जो वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज तो Q ही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है सरफेस, सो एरिया A हो जाएगा। ये Q ऊपर फिर से आपका टोटल चार्ज, फिर जब आप इसको टोटल एरिया से, जो आपने पर्टिकुलर एरिया ली होगी उसमें से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास चार्ज डेंसिटी निकल के आएगी, और ये होगी क्या, टोटल एरिया, ठीक है। और इसमें जो आपकी SI यूनिट निकल के आएगी वो क्या आएगी, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया होगी, एरिया की यूनिट हमें पता है कि मीटर स्क्वायर हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। और कुछ तो है नहीं, और उसके आगे चलते हैं और समझते हैं हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं हमारे प्यारे से सिंबल रो से। रो डेंसिटी का आप जानते हैं, रो एक बहुत अच्छा आपका सिंबल है। उसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, Q होगी, Q/V हो जाएगा। V आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम जितना होगा जो आपने पर्टिकुलर लाइन पे लिया होगा, जितने पे आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी होगी, और ये आपका क्या होगा, टोटल चार्ज जो उस सरफेस पे होगा। आप इसको जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर यूनिट लेंथ टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगी। इसकी SI यूनिट जो होगी, सेम कूलम तो रहने ही वाला है, अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा डेरिवेशन करते हैं आगे और समझते हैं चीज़ों को। यहाँ पे हमारा प्यारा सा अगला जो डेरिवेशन है, एक छोटा सा, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अदर चार्ज बॉडी। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है कि ये एक लाइन है जिस लाइन पे छोटे छोटे चार्जेस आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज हो रहा है कि यहाँ छोटे छोटे चार्जेस हैं, अब इनका जो फोर्स लगेगा, अगर यहाँ पे हम दूसरी कोई चार्ज बॉडी लेके आ जाए यहाँ पे इस पॉइंट P पे, और वो चार्ज बॉडी समझ लेते हैं Q0 एक चार्ज है। अब इन सारे ही चार्जेस का कंबाइंड फोर्स कितना इस चार्ज पे लगने वाला, ये हमें फाइंड करना है। और वो फोर्स कैसा होगा, हमें सबको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, क्योंकि दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब ये हम यहाँ पे जो हमारा टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर है,
ठीक है, और ये भी हमारा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं, अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे तो अब हमें सारे का फोर्स निकालना पड़ेगा कि सारे चार्जेस जितने लगा रहे होंगे, यानी हमें सबका ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे टोटल चार्ज लग कितने रहे हैं। इस चीज़ों को समझते हैं आराम से, ठीक है। एक छोटा सा हम लेंथ लेते हैं, मान लेते हैं बहुत छोटा सा लेंथ लेते हैं, यहाँ तक हम लेंथ ले लेते हैं, ठीक है। इस लेंथ को हम कह लेते हैं, ये जो हमारी लेंथ है वो लेंथ है DL, बहुत छोटी लेंथ है DL, ठीक है, स्मॉल यूनिट लेते हैं। फिर क्या करेंगे, जब इस DL पे हमें पता चल जाएगा कितना फोर्स लग रहा है इस चार्ज से, फिर सबको हम ऐड कर लेंगे, इंटीग्रेशन लगा के सबको, सारे छोटे छोटे जो हमारे और चार्जेस रहेंगे सेम, उनको हम इंटीग्रेट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स कितना लगने वाला है। इसलिए एक छोटा सा DL लेंथ लेते हैं और इस DL से जो इस P पॉइंट की दूरी है वो है R, ठीक है। आपको पता है जो वेक्टर जाएगा वो इस तरफ ही जाएगा, आउटवर्ड ही जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। आप वेक्टर से ही बता सकते हैं किसके ऊपर R वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है आपकी। अब इस DL लेंथ पे जितने चार्जेस हैं, इनमें जो यहाँ पे इस चार्ज की जो दूरी है वो क्या है, जो लेंथ है वो R है। अब समझते हैं चीज़ों को। अब हमें ये पता करना, चलिए ठीक है, ये DL लेंथ है और ये जो छोटी चार्जेस हैं, टोटल इन चार्जेस को हम कह लेते हैं DQ चार्ज। हमने छोटा चार्ज लिया, ये भी नहीं कि बहुत पूरे चार्ज ले लिए हैं, छोटे चार्ज लिए हैं और छोटे लेंथ पे लिए हैं। और फिर जब इस हमको पता चल जाएगा इस चार्ज और इस इतने लेंथ पे जितना फोर्स मिल रहा है हमें, और फिर सबको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, पता चल जाएगा कि टोटल फोर्स कितना लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे तो हमें ये पता है कि यहाँ पे DL हमारा हो गया। अब हम ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताइए कि हमारे पास ये DQ है, इस DQ की वैल्यू क्या होगी। मेरे कहने का मतलब है ये DQ जो है वो किसके इक्वल है। DQ मीन्स कि जो चार्जेस हैं वो कितने हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, मान लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, हम कह देते हैं कि मेरे पास जान लेते हैं कि 2 कूलम का चार्ज है, 2 मीटर पे है। इस 2 मीटर को आप समझ सकते हो DQ। आप इस 2 कूलम, हालांकि बड़ा चार्ज है इसको DQ नहीं समझ, ये 2 मीटर DL हो जाएगा, और ये हमारा मान लेते हैं DQ स्मॉल चार्ज है, मान लेते हैं एक समय। तो मैं आपसे ये पूछूँ कि इस DQ की टोटल वैल्यू कहाँ से निकल के आई। उस DQ की वैल्यू तभी तो निकल के आएगी जब आप इस कूलम अपॉन मीटर करेंगे, यानी आप इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कूलम अपॉन मीटर, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा 1 कूलम पर मीटर, यानी 1 कूलम पर मीटर, यानी 1 मीटर पे 1 कूलम का चार्ज है यहाँ पे। इसी तरीके से तब ना आपको निकल के आया जब आपने 1 कूलम पर मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जब आप किससे, 2 मीटर से, तो आपके पास पता चल जाएगा कि भैया हमारा जो लेंथ आ रहा है वो क्या, यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, टोटल जो चार्ज आ रहा है वो 2 कूलम का चार्ज है। इसी तरीके से इसी सेम कंडीशन में इस DQ को हमें फाइंड करना हो तो हम इस लैम्डा को ले लेंगे, चार्ज डेंसिटी जो हमारी होगी यहाँ पे आपको दिख रहा है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे छोटे लेंथ पे, यानी 2 मीटर पे। तो ये हमारी हो जाएगी क्या, ये हो जाएगी DQ की वैल्यू जो लैम्डा इंटू DL है वो कहाँ से निकल के आ रही है, ये यहीं से निकल के आ रही है। लैम्डा इज इक्वल टू DQ अपॉन DL, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ठीक है, यहीं से वैल्यू निकल के आ रही है। तो चार्ज हमारा उस सरफेस पे वो कैसे निकल के आ जाएगा, अब इसको इधर ले आओगे फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी चार्ज डेंसिटी इंटू DL इज इक्वल टू DQ, वही हमारा चार्ज होगा इतने सरफेस पे। यहाँ मैंने इस एग्जाम्पल देके समझाया सिर्फ, लेकिन यहाँ पे आप जनरली यहीं से ये चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है। ये हमारा निकल गया कि DQ क्या है, DQ तुम्हें पता चल गया कितना है। अब हमें फोर्स पता करना है कि फोर्स कितना लग रहा है। अब F दोनों चार्ज बॉडीज़ में, एक चार्ज बॉडीज हमारा DQ और दूसरा चार्ज बॉडी क्या है, Q0 है। अब वो R डिस्टेंस पे है तो हम निकाल लेते हैं DF, वो छोटी फोर्स भी तो छोटा ही होगा, पूरा फोर्स तो हम लगा नहीं रहे, आधा फोर्स छोटा फोर्स लग रहा है DF। तो वो DF क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा DQ इंटू Q0 अपॉन R²। और यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि R यूनिट वेक्टर हो जाएगा क्योंकि आपकी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब मैं आप यहाँ से आप कहूँ कि टोटल फोर्स आप बताइए, तो छोटी फोर्स निकल के आई ना, तो आप होल साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, तो यहाँ पे F हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस DQ की वैल्यू हम यही पुट कर देंगे, अब लैम्डा इंटू DL, ठीक है। तो हम यहाँ पुट कर देते हैं लैम्डा इंटू DL Q0, ठीक है, अपॉन R², और यहाँ पे R क्या, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर लोगे, आप इस Q0 को किए तो आपका क्या हो जाएगा, आपका Q0 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ये तो आपका फिक्स है ना, Q0 की वैल्यू क्या है, वैल्यू तो हम क्या करा रहे हैं, L को करा रहे हैं, इसलिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और DL अपॉन R², और ये हमारा यूनिट, यही हमारा हो जाएगा टोटल फोर्स
और इसको एक साफ से लिख लेते हैं एक बार, फोर्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर, क्यू नॉट अपॉन 4πε0 dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी हो गई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो फोर्स निकल के आता है। अब आगे चलते हैं और फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ते हैं। यहाँ पे अपना जो अगला टॉपिक है वो क्या है, वही फोर्स ही निकालना है। बस जब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तब क्या होगा, फिर से वही चीज़ मैं आपको समझाऊँ। यहाँ पे टोटल चार्ज आपके पास Q यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक छोटा सा लेंथ हम लेंगे जो dA, एक छोटी सी एरिया लेंगे, उसमें छोटा चार्ज होगा dQ, और ये अब निकालेंगे कि इस P पॉइंट पे Q नॉट जो हमारा दूसरा चार्ज बॉडी, इस पर कितना फोर्स लग रहा है। फिर उसके बाद क्या कर देंगे, हम इन सबको इंटीग्रेट कर देंगे सारे पे, ठीक है, और उसके बाद फोर्स को हमारा निकल जाएगा। फिर से वही चीज़ करते हैं, dQ हमें फाइंड करना है। dQ क्या होगा, dQ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सिग्मा इंटू dA, जो हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। कैसे निकल गया, क्योंकि हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, dQ अपॉन dA, यानी टोटल चार्ज अपॉन जो एरिया हमारे पास गिवन हो। अगर हम ये फाइंड कर लेते तो हमारे पास यही तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। ठीक, सरफेस चार्ज पे dQ हमारी वैल्यू निकल के आ गई सिग्मा इंटू dA। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं, जो हमारा DF होगा, यानी छोटा फोर्स भी होगा, ये होगा 1/4πε0, एक dQ हो जाएगा इंटू Q नॉट जो हमारा दूसरा चार्ज बॉडी है, इनके बीच की डिस्टेंस r स्क्वायर, और इसमें हम छोड़ लेते हैं r क्या, क्योंकि हमारी r जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, यूनिट वेक्टर है। और अब ये जो इस DF की जो पूरी वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहीं पे ही, इसमें हम पुट कर देते हैं इस dQ की वैल्यू 1/4πε0। ये हो जाएगा हमारा dQ की वैल्यू क्या, सिग्मा dA Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, ये r हमारा हो गया फिर से यूनिट कैप। अब फिर से हम सबको वो इंटीग्रेट कर देते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन की भी पॉलिसी यहीं लगा देते हैं और समझ लेते हैं f जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा, df से f बन जाएगा, और ये हमारा df हो जाएगा अंदर, क्योंकि हम इसी को तो इंटीग्रेट करना है। अब f हमारा बाहर हो गया यहाँ पे इस तरफ, और यहाँ पे अंदर बचा 1/4πε0 सिग्मा dA dQ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, r कैप। अब यहाँ पे हमें फिर से वही चीज़ कि हमारा ये जो हमारा अंदर यहाँ पे dQ इंटू Q नॉट भी हो जाएगा, थोड़ी सी गलती यहाँ पे, और Q नॉट हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि वो तो वेरी करेगा नहीं, और 4πε0 ये सभी कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिग्मा इंटू dA अपॉन, यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे dQ नहीं होगा, ठीक है, इस dQ को आप भूल जाइए, और यहाँ पे सिग्मा dA अपॉन Q नॉट, dA इंटू Q नॉट इंटू r स्क्वायर, क्योंकि ये सिग्मा dA जो हमारी वैल्यू आई है यही तो dQ की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर हमारा यहाँ बचेगा सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर, ये हमारी हो जाएगी डिस्टेंस, ये हमारा निकल के आ गया फोर्स ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको यहाँ पे पता रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, उसके बाद डी जो आपने पर्टिकुलर लेंथ ली होगी, यहाँ पे अगर आपको पता रहेगा कि dA आपका क्या, फिर चार्ज डेंसिटी क्या है, इसको आप मल्टीप्लाई करके जो डिस्टेंस होगी उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, Q नॉट अपॉन 4πε0 से बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका जो फोर्स निकल जाएगा ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अगला टॉपिक पे चलते हैं, अभी अगले टॉपिक पे चलते हैं थोड़ी देर में, लेकिन अभी जो अपडेट है आपके क्रैकअप पे, ठीक है। आप क्रैकअप जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इस पर इसके साथ एक और चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री पोर्टल, ठीक है, ये भी अपना ही चैनल है, और इस पे भी आप केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए क्रैकअप पे क्या चल रहा है, यहाँ पे समग्र आपके लिए लेके आ रहे हैं मैथ्स, ठीक है, इस क्रैकअप पे, और इसमें आप देख रहे हैं 9 to 12 तक की पूरी मैथ्स है अभी फ़िलहाल। और मेरा जो यहाँ पे मेरा आकाश नाम है, और यहाँ पे जो फिज़िक्स मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, वो फिज़िक्स लगभग अभी तो फ़िलहाल 11th to 12th ही कवर हो रही है फ़िलहाल, ठीक है। आप फिज़िक्स और मैथ तो यहाँ पा रहे हो, आप केमिस्ट्री पोर्टल पे आप केमिस्ट्री जो वहाँ पे समग्र ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी आपके पास 12th की जो ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो आपका हेलो एल्केन है, ठीक है, जो हमारा यूनिट 1 है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो वहाँ पे कवर हो रहा है, और आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। जो हमारी दूसरा यूट्यूब चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वहाँ पे केमिस्ट्री के लेक्चर आपको तब वहाँ पे आपकी प्रॉपर क्लास कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ पे आपको मैथ्स फिजिक्स मिल रहा है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी जो समझ भी पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सो ये थोड़ी सी नॉलेज थी, आप केमिस्ट्री पोर्टल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको पूरी 12th 11th 12th आपको वहाँ पे जो भी चाहिए, जिस भी क्लास के आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा
आप बताइए, उस पर कोशिश की जाएगी कि वो चैप्टर पढ़ने का जरूर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सो अपना अगला जो टॉपिक है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब होता है उसमें जो फोर्स लगती है दूसरे चार्ज बॉडी पे वो कितनी लगती है समझते हैं। फिर से वही चीज़ हमें सारा प्रोसेस फिर से करना है। हम एक छोटी सी लेंथ लेते हैं जो dv ले रहे हैं, dv वॉल्यूम ले रहे हैं यहाँ पे, और वो उस वॉल्यूम में dq हमारे चार्ज हैं, और उस dq की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे उस dq की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको हम रो से डिनोट करते हैं, और फिर रो इंटू जब आप यहाँ पे कर देंगे dv तो आपका dq निकल के आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। आपको पता है जो हमारा df लगेगा वो लगेगा इन दोनों चार्ज बॉडीज़ के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट dq अपॉन r स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस dq पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो हमारा df फिर निकल के आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो हमारा q नॉट तो q नॉट ही रहेगा, फिर dq की जगह क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू dv। आपके ऊपर नीचे फिर r स्क्वायर हो जाएगा। r एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमें पता है, आप यहाँ पे लगा सकते हो r कैप यूनिट वेक्टर। ठीक है, फिर से वही सेम प्रोसेस, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें पता करना है कि टोटल चार्जेस जो हैं वो एग्जैक्टली मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है हमारा। ठीक है, फिर उसका इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, df हमारा f में बदल जाएगा, फिर अंदर बचेगा क्या, ये हम लगा लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा हो जाएगा q नॉट, फिर ये अंदर रो अपॉन dv अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा यूनिट वेक्टर है ही, हमें पता है कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, उसके साथ q नॉट भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो तो वेरी करना नहीं है उसको, तो dv कांस्टेंट ही हमारा है, तो ये दोनों ही बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा, रो dv अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर r में, और ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो फोर्स लगेगा दूसरे चार्ज बॉडी पे वो कितना लगेगा। ठीक है, सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 यहीं तक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है गॉस थ्योरम। अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए। जो अभी तक आपने चीज़ों को पढ़ा है या आपने अभी तक जितनी भी फॉर्मूले तक लगाए हैं वो किस पे लगाए हैं, कूलम्ब्स लॉ पे लगाए हैं। अब तक कूलम्ब्स लॉ जो फोर्स का हमारा जो फार्मूला था उसका यूज़ आपने हर जगह किया है। किस लिए, ताकि आप कोई भी इक्वेशन कोई भी आपको डेरिवेशन करना था इंपॉर्टेंट, यहाँ तक कि हमने इस सब में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी, उससे पहले भी, अभी हमने कुछ देर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसमें भी जितना फोर्सेस थे इस कूलम्ब्स लॉ का बहुत बड़ा यूज़ था। लेकिन अब हमारे एक नए साहब आएंगे गॉस, जिससे हम गॉस लॉ पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, अगले यूनिट में, अगले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 6 होगा। यहाँ से आप इस कूलम्ब्स लॉ को भूल जाएंगे। आपका कूलम्ब्स लॉ यहीं तक रहेगा, जो कूलम्ब्स लॉ था आपका जितना भी यूज़ था यहीं तक लेक्चर नंबर 5 तक ही था। जब आप लेक्चर नंबर 6 में आएंगे तो आपको यहाँ पे गॉस लॉ पढ़ना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है गॉस लॉ को जो पूरा ख़त्म करने में अभी कम से कम 3-4 लेक्चर्स और लगेंगे, 3 और 4 लेक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हो जाएगा आपका यूनिट 1। उसके बाद हम चलेंगे कैपेसिटर में, बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हम बदल लेंगे अपना पाला, और शायद मैं सोच रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रिक करंट ही। लेकिन फ़िलहाल अभी लेक्चर नंबर 6 जो गॉस लॉ पे होगा पूरी तरीके से बदल जाएगी आपकी फिजिक्स। अभी तक आपने कूलम्ब्स लॉ तक ही पढ़ा है, गॉस लॉ पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। तब तक स्टे होम, स्टे फिट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल। जय हिंद, जय भारत।